हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं सुरेंद्र कुमार काला और हमारे जो टॉपिक चल रहा था एवरेज, उसको हम आगे बढ़ाने वाले हैं। और अपने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप के नंबर दिए होते हैं, तो लिंक पर जाकर आप ओके कीजिए और व्हाट्सएप से अटैच हुइए और वहाँ पे अपनी कोई भी समस्या शेयर कीजिए जिससे आपको समस्या का समाधान हो, अपने टॉपिक से संबंधित जितना हमने टॉपिक करा दिया उससे। और आज मैं आपके जो ज़िंदगी के 5 मिनट है जो बहुत ही बहुमूल्य है, उन वो आपसे मैं ले रहा हूँ, आपको उसके बारे में कुछ बता रहा हूँ। तो देखो, 5 मिनट आप मेरे को सुनिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि जो अपने हैं, हमारा जो लक्ष्य है वो फिक्स होना चाहिए, कि हमारा निश्चित होना चाहिए कि ये लक्ष्य हमारा है, ये मंजिल हमारी है। और यदि उस मंजिल को आपको प्राप्त करनी है, जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है, जीतना बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत से जीतते हैं और बहुत से जीत से दूर भी रह जाते हैं, लेकिन जीतते हैं, उनका जो लक्ष्य होता है, मंजिल होती है, वो निश्चित होती है, उनका फोकस होता है, मंजिल के रास्ते पे होता है। मंजिल के इस रास्ते से उस मंजिल तक पहुंचना है, उस रास्ते से गुजरते हुए वो मंजिल तक पहुंचते हैं। जीतने के लिए जीतना उतना आसान, उतना कठिन नहीं है जितना कि जीतने के लिए आपको अपने अंदर हौसला उत्पन्न करना, अपने फोकस को केवल अपने लक्ष्य के लिए ही बनाए रखना। अपना जो फोकस है, अपना जो हर एक्टिविटी है, अपने लक्ष्य से संबंधित ही होनी चाहिए। और अपना दिमाग 24 घंटे यही काम करना चाहिए कि ये जो हम काम कर रहे हैं, इसके द्वारा ही, इस रास्ते से हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, तभी आप लक्ष्य तक पहुंच पाओगे। और लक्ष्य तक पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लक्ष्य तक भी वही इंसान पहुंचते हैं। परिश्रम करना तो आपको है ही, परिश्रम ऐसा जो कि उस लक्ष्य की ओर ही लेकर जाए। हर दम हर पल हमारे को यही ध्यान रहे कि हमारा लक्ष्य वो है, हमारा टारगेट वो है, हमारी मंजिल वो है, हमें वहाँ तक पहुँचनी है। हो सकता है आपको पहले उसमें कुछ बाधा उत्पन्न हुई हो और आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हो, लेकिन हार के बाद ही जीत है। जो जीत गया उसके बाद में तो कुछ है ही नहीं, तो हार के बाद ही जीत है। कोई बात नहीं है, आप फिर से उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए। पहले चले उस पे नहीं, मंजिल के रास्ते पे, अपने लक्ष्य के रास्ते पर चलकर आप वहां तक पहुंच सकते हो और आपको कोई रोकने वाला नहीं है। यदि आप उस रास्ते पे चलते हो, अपनी मंजिल का रास्ता जो है उसके होते हुए आप गुजरते हो, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। जब मिल्खा सिंह अपने चोटिल पैरों से दौड़कर अपनी रेस जीत सकता है, तो आपको जीतने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं। वो तो चोटिल था, उससे तो पैरों से दौड़ा ही नहीं जा रहा था, लेकिन उसके हौसले इतने बुलंद थे कि उसको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई रोकने वाला माई का लाल था नहीं। इसलिए उसने सभी को पीछे छोड़ दिया और अपने हौसलों के पीछे, हौसलों से चलते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। तो आप भी अपने हौसले इस प्रकार से बनाइए, अपने लक्ष्य तक ही पहुंचने के लिए टारगेट हो, अपने लक्ष्य तक ही इंगित करें कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, तभी आपकी सफलता मिलेगी। आप बने रहिए। आपकी ये 2-3 मिनट जो मैंने लिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे को ये 2 मिनट दी, और अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लक्ष्य की ओर। कल का क्वेश्चन करते हैं, जो कल आपको क्वेश्चन दिया गया था, उसके बाद में नए तरीके के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहले हम उसका पूरा बेसिक बताएंगे, फिर बाद में शॉर्टकट से भी करेंगे। तो देखो, कल का क्वेश्चन तो हमने किया था, आपने किया नहीं किया वो देखो करते। यहाँ पे हम हर जोड़े से क्या प्राप्त हो रहा है? +1 प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे भी देख लो, +1 प्राप्त हो रहा है। 1 घटा 2 में से तो प्लस का 1, प्लस के 4 में से -3 घटे प्लस का 1। यहाँ पे 6 हो जाएंगे, तो यहाँ पे भी आगे आएगा तो +1 ही आ जाएगा। और यहाँ पे देखो माइनस के 499 होंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो भी प्लस का 1 ही आएगा। यानी हर एक जोड़े से +1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे भी लिखता हूँ, प्रत्येक जोड़े बराबर 1 प्राप्त हो रहा हमारे को। कुल जोड़े कितने हैं या जोड़ों की संख्या?
कुल जोड़े कितने हैं, कुल देखो कितने होंगे, 500 है कुल संख्या ये, उनमें 2 का भाग देंगे, एक जोड़े में 2 संख्या होती है, हमने 2 की तो बनाई है, तो ये कितने हो गए, 250 जोड़े हो गए। ठीक है, एक जोड़े में एक प्लस प्राप्त होता है, तो एक 250 जोड़े में कितने प्राप्त होंगे, 250। तो कुल योग, तो यहाँ पे लिख दूंगा योग फल बराबर क्या हो जाएगा, एक जोड़े की संख्या जो प्राप्त हो रही है गुणा जोड़ों की संख्या। एक जोड़े से जो प्राप्त हो रहा है वो मान प्लस 1 प्राप्त हो रहा था, प्लस 1 और गुणा जोड़ों की संख्या कितने हो गए, 250। कितना हो गया टोटल इसका, 250। आपको निकालना है क्या है, औसत, आपको औसत निकालना है, तो औसत बराबर 250 तो इनका योग है, और कुल कितनी संख्या है, 500। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, 1 0 से 1 0, 25 से कम 25, 25 दूना 50, कितने आ गए, 1/2 बराबर 0.5। यह आपका औसत आ गया। आपको ऐसे ये क्वेश्चन करना था, उस तरीके से करो तो उस तरीके से कर लेना, बाकी ये आसान है। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना। देखो प्रत्येक जोड़े से एक प्राप्त हो रहा, 500 है, 500 का आधा कर दो, बस उतनी संख्या होगी, तो ये 500 का आधा करने पर 250 आया, उतना ही योग हो गया, उसका योग हो गया। औसत निकालना है, इसका लास्ट वाली संख्या का भाग दे दो इसमें, योग में 250/500। देखो ये हमारे पास ये टोटल आएगा, क्योंकि प्रत्येक जोड़े से हमें एक प्राप्त हो रहा है। एक प्राप्त हो तब, 2 प्राप्त हो तब अलग बात हो जाती है। 2 प्राप्त हो जब क्या हो, इसको गुणा करेंगे तो इसके बराबर प्राप्त हो जाएगा। प्रत्येक जोड़े से यदि 2 प्राप्त होता तो इसे गुणा करने पर, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं आता अलग। तो चलो ठीक है, ये हुआ। अब हम नए तरीके के क्वेश्चन करते हैं, और इन पर आप ध्यान कंसंट्रेट करना, क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है। एक कक्षा के 20 विद्यार्थियों का औसत भार 40 केजी है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर ले तो औसत भार 1 किलोग्राम की, औसत भार में 1 किलोग्राम की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। केजी का मतलब मैं किलोग्राम की, किग्रा की जगह केजी लिख रहा हूं। तो देखो पहले मैं आपको इसको वैश्विक तरीके से बताता हूं। तो यहां से सॉल्यूशन शुरू करते हैं। 20 विद्यार्थियों का औसत भार क्या है, 20 विद्यार्थियों का औसत भार है आपका 40 किलोग्राम। हमें कुल भार निकालना हो तो कुल भार, कुल का मतलब होता है औसत गुणा संख्या। तो औसत तो आपका है 40 केजी और संख्या क्या है आपका 20, तो गुणा कर दो, कितने आ गए 800 किलोग्राम। कुल कितने हो गए 800। ठीक है, अब देखो आगे देखना, अध्यापक सहित कितने हो गए, अध्यापक सहित 40 तो ये 20 तो ये थे और एक अध्यापक हो गया 21 हो गया। तो 20 + 21 का औसत भार, क्योंकि यहाँ पे अब विद्यार्थी भी नहीं है और सभी अध्यापक भी नहीं है, इसलिए 20 + 21 का औसत भार क्या हो जाएगा, कितने की वृद्धि हुई, देखो 1 की वृद्धि हुई। और कितने में 40 तो पहले था, तो 40 + 1 केजी। आपको समझना है, इस तरीके से नहीं करेंगे हम बेसिक तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं करना। तो देखो 21 का औसत भार कितना हो गया 41। हमें करना क्या है, कुल भार क्या हो जाएगा 41 केजी, ये 41 केजी तो था, गुणा 21 औसत गुणा संख्या। अब कर लो 21 × 21, 21 × 84 और 2 86, 861 केजी आ गया। कितना आ गया आपके पास 861 किलोग्राम आ गया। अध्यापक का भार याद करना, में अध्यापक का भार क्या होगा 21 का कुल भार अध्यापक सहित
और जो विद्यार्थियों का भार था वो घटा दो उसमें से, तो ये कुल तो आया 21 का 861, और केवल विद्यार्थियों का था कितना 800, क्या हो गया 61 किलोग्राम। अध्यापक का भार कितना आ गया आपका 61 किलोग्राम आ गया। आपने इस तरीके से ये क्वेश्चन कर लिया, लेकिन ये अपना बेसिक था। आप इस तरीके से करो तो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन समय ज़्यादा लगने वाला है, इसलिए हम क्या करते हैं इसे शॉर्ट बनाते हैं। शॉर्ट कैसे बनाएंगे, देखो क्वेश्चन शॉर्ट बनने का देखो कैसे, इस तरीके से हमें सोचना है कि कितने हैं विद्यार्थी 20, अध्यापक आ रहा है 21 हो गया, ठीक है। औसत भार कितना है 40, हम सीधा यहाँ पे लिखे मान लो अध्यापक का भार। अध्यापक का भार क्या होगा 40, तो इन विद्यार्थियों का था तो उससे तो ज्यादा ही है, क्योंकि बढ़ रहा तो वो तो ज्यादा ही है, तो 40 की गिरा तो ये हो गया, ये तो आना ही है, प्लस करना आपको 40 की गिरा, ये विद्यार्थियों वाला औसत तो ये आना ही है क्योंकि बढ़ा है, तो ये तो आना ही आना है। अब देखो कितने आए, एक तो अध्यापक हो गए और 20 छात्र, तो यहाँ पे आप जोड़ो इनको 20 + 1 गुणा 20 + 1 गुणा, क्या करना है आपको, कितने की वृद्धि हो रही है 1 की वृद्धि हो रही है, कितने की वृद्धि हो रही है 1 की वृद्धि हो रही है, तो गुणा 1, क्यों 40 तो एवरेज स्थायी था, एक अध्यापक के आने से प्रत्येक में 1 की वृद्धि हो गई, तो 21 में 1 की वृद्धि हो गई, और 40 तो सभी का था ही, तो वो तो हमने ले लिया कि 40 तो इसका औसत था ही, तो ये लो 40 kg तो ये हो ही गया, और प्लस ये भी kg होगा, ये क्या होगा 21 × 1, 20 और 1 21, और जो वृद्धि हो रही थी उससे गुणा कर दिया, अध्यापक आ गया तो 20 छात्रों में मिला तो 21 हो गया, तो 21 तो संख्या हो गई, और जो वृद्धि हो रही थी कितने की 1 किलोग्राम की, उससे 21 को गुणा कर दिया, तो क्या हुआ देखो ये भी आपका kg में है, तो क्या हुआ आपके पास 40 kg + 21 kg, और जोड़ने पर कितने हो गया 61 kg। बस ये आपका अध्यापक का भार है। अब आपको बहुत ज्यादा नहीं करना, देखो सोचना है क्या आपका अध्यापक का भार, अध्यापक का भार वही है 40 kg, तो विद्यार्थियों का औसत भार है ये है। उसके बाद में 20 विद्यार्थी और 1 अध्यापक कितने हो गए 21 हो गए, और उसके बाद में क्या किया हमने 21 हो गए, तो 21 में कितने की वृद्धि हो रही है 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है, तो उसे 1 से गुणा कर दो, बस केवल 2 ही लाइन का क्वेश्चन है, 40 + 21 kg, और ये हो गया 61 kg। आप अपने दिमाग में ऐसे सोच सकते हो, क्या सोचोगे कि 40 तो विद्यार्थियों का औसत भार है, तो 40 तो विद्यार्थियों के भार को हमने रख लिया, उसको तो रखो। फिर आप ऐसे सोचो कि 20 विद्यार्थी और 1 अध्यापक आ गया 21 हो गया, और इनमें सभी में वृद्धि कितने की हो रही है 1 किलोग्राम की हो रही है, तो 21 को 1 से गुणा करने पर 21 आएंगे, 21 को 40 में जोड़ दो 61। बस आपने पेन क्या हाथ लगाए बगैर क्वेश्चन कर लिया, इतना आसान है। अब सभी क्वेश्चन इस तरीके से करने वाले हैं, तो देखो ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, हौसले बनाइए, हौसले उत्पन्न कीजिए, अपने लक्ष्य के प्रति जागोगे तभी अपने हक अधिकारों तक पहुंचोगे, अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। तो क्या देखो एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों का औसत भार 25 किग्रा है, 40 विद्यार्थियों का औसत भार कितना 25 किग्रा है, एक अध्यापिका को भी शामिल कर ले तो औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापिका का भार ज्ञात कीजिए, तो मैं डायरेक्ट करता हूं, देखो अध्यापिका का भार, अध्यापिका का भार देखो 25 kg तो था ही, वृद्धि हो रही है इसके अलावा, तो 25 kg तो आप यहाँ पे ऐसे के ऐसे उतार लो, फिर प्लस लगाओ, फिर क्या करना आपको 25 के बाद में देखो एक अध्यापिका आ गई, 40 ये पहले से विद्यार्थी थे, 40 हो रहे कितने हो गए 41, तो ये लो 40 + 1 गुणा वृद्धि कितने की हो रही है 1 की हो रही है, ये लो 1 की वृद्धि हो गई, ये भी आपका किलोग्राम में आना है, तो 25 kg +
40 और 1 41, 41 को 1 से गुना करने पर 41 कितने हो गए? 25 66 हो गए, 66 केजी। कितना हो गया आपका? 66 केजी इसका मान हो गया। तो आपको इस तरीके से करना है कि 66 किग्रा आ जाएगा। आपको क्या करना है, देखो सोचना इतना ही है क्या कि 25 किलोग्राम औसत तो पहले था हर विद्यार्थी का, अब बढ़ा है। बढ़ा तो कितना बढ़ा? देखो एक अध्यापिका आ गई, एक अध्यापिका आ गई, पहले से 40 विद्यार्थी थे, 41 हो गए। वृद्धि कितने की हो रही है? 1 किलोग्राम की। तो 41 को 1 से गुना कर दो, 41 गुना 1 बराबर 41, उसको 25 में जोड़ दो, 25 और 41 66 किलोग्राम की हो जाएगी आपकी अध्यापिका। बस ऐसे आपको क्वेश्चन करना था। कितना? सीधा 41 गुना 1 बराबर 25 प्लस 41 बराबर 66 किलोग्राम की अध्यापिका हो जाएगी। इतना ही क्वेश्चन आपका, बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बस ये बढ़ने वाले में और घटने वाले का थोड़ा ध्यान रखना है। तो बढ़ने वाले हमने ये क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके बाद में घटने वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आपका आसानी से हल। अब देखो इस क्वेश्चन को आप आराम से पेन का प्रयोग किया बगैर कर सकते हो। कैसे? देखो 40 किलोग्राम बढ़ ही रहा है, वो देखो कम हो रहा है क्या इसमें? अच्छा कम हो रहा है तो कम हो रहा है, उसके लिए देख लो एक बार अपने, इसको भी एक बार बेसिक तरीके से बता देता हूँ और फिर बाद में अपना करना। देखो क्या है यहाँ पे कर रहा हूँ कि 40 व्यक्तियों का जो औसत है, कितना का? 40 व्यक्तियों का कितना? 50। तो कुल कितना हो जाएगा? टोटल बार जो होगा वो 50 गुना 40 कितना हो गया? 2000 केजी हो गया। 50 गुना 40 कितना हो गया? 2000 केजी हो गया। फिर देखो एक व्यक्ति चला गया। क्या हुआ? एक व्यक्ति चला गया। थे कितने? 40। 40 में से एक चला गया, यानी 40 माइनस 1 कितना हो गया? 39। 39 एक व्यक्ति गया तो औसत भार में कितने की कमी आई? औसत भार में कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। तो देखो इधर भी 1 की कमी आई, यानी 50 में भी 1 की कमी आ गई। इतना किग्रा हो गया, यानी 39 का जो भार था 39 व्यक्तियों का, वो 49 किग्रा हो गया। ठीक है, तो हमें निकालना है क्या है? टोटल निकालो। तो कुल कितना हो जाएगा? देखो कुल 49 का उसके जाने के बाद 49 इंटू 39 केजी हो जाएगा कुल मिलाकर। ये 49 इंटू 39 केजी, यानी आपके पास ये 49 200 हो जाएंगे। 200 में से 4 गए, 196 0 1900, इसमें से 49 घटाएंगे 1 और 1 1911। क्या गया इनका गुणा? 1911 आ गए। 1911 केजी इनका टोटल आ गया। गुना करके देख लो आप। देखो 49 गुणा 39, 81 का 1 8, 36 और 8 45, 36 और 8 44, ये होगा 147। 1 1 9 1911। आपका टोटल कितना आया? 1911 आपका टोटल आ गया। तो अब आप आगे बढ़ो। 1911 आ गए तो हमें क्या निकालना है कि वो जो चला गया उस व्यक्ति का भार कितना है गया उसका। तो गए हुए व्यक्ति का भार, या चला गया जो व्यक्ति उसका भार कितना हो जाएगा? 2000 में से आपको क्या करना है? 1911 घटाना है। बस ये बेसिक तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। कितने आ गए? 89 आ गए। क्या? 89 किलो। क्या आ गया? 89 किलोग्राम आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान दो आप। ऐसा हमने कर लिया। अब हम अपने शॉर्ट तरीके से करते हैं। यह आएगा तभी तो आपको शॉर्ट आएगा। तो देखो शॉर्ट में क्या करना है आपको, यहाँ पे आपने लिख लिया सॉल्यूशन में आपने क्या किया? सबसे पहले जो आप कर रहे हो वो देखो, आपके पास जो आया है वो देखो क्या है। पहले कितना था भार? 50 ही तो था पहले।
पहले 50 था, तो पहले एवरेज कितना था? देखो हम कर रहे हैं जो गया उस व्यक्ति का भार। पहले एवरेज था हमारे पास 50, तो 50 kg तो ये हमने यहाँ पे उतार लिए, ठीक है। फिर क्या किया? फिर हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। प्लस लगाकर हमने क्या किया? ध्यान दो अच्छी तरह। 50 40 में से एक व्यक्ति गया तो कितने बचे? 40 माइनस एक व्यक्ति बच गया, इनटू औसत में कितनी कमी हुई? 50 थी, एक की कमी हुई। एक की कमी कितने पर हुई? 39 पर ही तो हुई, यानी इसको एक से गुणा कर दो आप। औसत में एक की कमी हुई। इनका सभी का क्या था? 50 था। 40 व्यक्तियों का भार के औसत भार कितना था? 50 किग्रा था। लेकिन एक व्यक्ति के चले जाने से 1 किलोग्राम की क्या हो गई? कमी हो गई। एक व्यक्ति गया तो 1 किलोग्राम की कमी हुई। तो देखो क्या हुआ? 1 किलोग्राम के लिए हमने क्या किया? एक व्यक्ति कम हो गया, 40 में से गया 39 हो गए, यानी इस सभी के भार में क्या हुआ? 1 किलोग्राम की कमी हुई ना। बच्चे तो 39 ही ना, जाने के बाद में एक तो चला गया। 39 के भार में 1 किलोग्राम की कमी हुई, तो 39 किलोग्राम की तो कमी होगी। कमी तो 39 किलोग्राम की होगी ना। तो ये लो 50 kg प्लस 39 गुणा 1 बराबर 39 kg। इनको जोड़ोगे तो आपका 89 kg। बस इतना ही था। तो आपको इसमें ध्यान क्या देना है? जो 50 है वो तो 50 है ही, कि इधर 1 किलोग्राम की कमी हो रही है। कितने व्यक्तियों पर? 39 पर, क्योंकि एक तो गया 40 में से। 39 पर 1 की कमी हो रही है, तो 39 गुणा 1 बराबर 39 को 50 में जोड़ दो 89। आपने बिना किसी पेन के प्रयोग किए क्वेश्चन कर लिया। क्या किया? 50 को तो आपने ऐसा का ऐसा रखा, फिर दिमाग लगाया आपने कि क्या किया? यहाँ पे 39 के भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई, यानी पहले इनका कितना था? 50 था, अब 49 हो गया। हमें उन 49 पे ध्यान नहीं देना, यह ध्यान रखना। हमें ध्यान किस पे देना है? हमें ध्यान देना कि 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई। कितने व्यक्तियों पर? 39 व्यक्तियों पर। एक तो गया इनमें से, तो 39 से कम 39, यानी 39 किलोग्राम की कमी होगी। 39 किलोग्राम को 50 में जोड़ेंगे तो 89 किलोग्राम हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने थे। आप मेरे ख्याल से आसानी पूर्वक कर लोगे ये क्वेश्चन। अब नए तरीके के क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन और उतार लेता हूँ, फिर आगे और करते हैं। तो नए क्वेश्चन और उतार लेता हूँ 1-2, और उसके बाद में आगे क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, तो अपने आगे के क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है जो है, एक सेब की टोकरी में 15 सेब है, जिनमें से एक 250 ग्राम भार की खराब सेब के स्थान पर एक ताजा सेब रखी जाती है, तो औसत भार 6 ग्राम की, औसत भार में 6 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो ताजा सेब का भार ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, सेब में टोकरी में, सेब की टोकरी में 15 सेब थी, जिनमें से एक 250 ग्राम की सेब क्या थी? खराब थी। 250 ग्राम की सेब क्या थी? खराब थी। तो उसे तो निकाल दिया और उसके स्थान पर एक दूसरी ताजा सेब रख दी। तो कह रहा है उस नई ताजा सेब का भार ज्ञात करना हमें। उस ताजा सेब के रखने पर यदि औसत भार में 6 की वृद्धि हुई है, यानी नई जो सेब है उसका भार पहले वाली सेब से ज्यादा है। जो ताजा सेब हमने रखी है उसका भार पहले वाली सेब से ज्यादा है। तो देखो हमें इतना दिमाग में आ गया, तो हमें क्या करना है? यहाँ पे सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन है ताजा सेब का भार, ठीक है। क्या हो जाएगा? पुरानी सेब का भार या खराब सेब का भार? खराब सेब का भार वृद्धि होगी तो प्लस कर दो, कुल वृद्धि, भार में वृद्धि, भार में वृद्धि, इनका दोनों का टोटल कर देंगे तो ताजा सेब का भार आ जाएगा। अब देखो क्या है, हम यहाँ पे करते हैं, जो खराब सेब का भार तो कितना था? 250 ग्राम। यहाँ पे आपको सोचना है, क्या सोचना है? भार में वृद्धि। भार में कितनी वृद्धि हुई? देखो 15 सेबों में 6-6 ग्राम की वृद्धि हुई है। औसत में 6 ग्राम की वृद्धि हुई है ना,
औसत 6 ग्राम बढ़ जाता है। या देखो औसत भार में 6 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब 15 सेव में 6 ग्राम की वृद्धि हुई है। तो कुल कितनी गर्मी हो जाएगी? 15 तो सेव थी, या ऐसा कर लो 6 ग्राम की तो वृद्धि हो रही है। कितने की? 6 ग्राम की प्रत्येक सेव पर। और कुल सेव कितनी थी? 15। 6 ग्राम की वृद्धि हो रही है और कुल सेव कितनी थी? 15। हमारे पास आ गया 250 ग्राम प्लस 15 6 90 ग्राम। ये तो कुल ग्राम में वृद्धि हुई है। ये प्रत्येक सेव पर वृद्धि हो रही थी। एक सेव पर 6 ग्राम की वृद्धि। और औसत का मतलब सभी में समान ही तो होता है ना, बराबर का मान, एक का मान, मध्य का मान, यही तो बताया था। तो एक का मान यानी एक सेव में 6 ग्राम की वृद्धि हो रही है। तो 15 सेव में कितने की? 90 ग्राम की वृद्धि हो गई। पहले वाली सेव थी 250 ग्राम की, वृद्धि हुई है। इसका मतलब अब वाली सेव ज्यादा होगी तो इसमें जुड़ेगा या 90। तो ये लो जुड़कर कितने हो गए? 0 4 3, कितने हो गए? 340 ग्राम की वो सेव थी। कितनी थी? 340 ग्राम की वो सेव थी। तो 340। ये क्वेश्चन इसका उल्टा होता। यदि यहाँ पे देखो समझना, ये क्वेश्चन का इसका जवाब यहाँ पे हो गया। यहाँ पे 340 होता ग्राम और यहाँ पे कह देता यदि कमी। देखो समझो इसको, यहाँ पे यदि कमी कह देता है यहाँ पे, तो हम क्या करते? वो का वही मान था हमारे पास। ताजा सेव बराबर क्या लिखते? खराब सेव का भार। खराब सेव का भार कितना? 340 और ग्राम, और क्या लगाते? माइनस, क्योंकि यहाँ पे कमी हो रही है। कमी हो रही है तो इसका मतलब ये जो खराब सेव गई है उसका भार ज्यादा था, तो यहाँ पे घटाएंगे कितना? 15 6 90। क्यों? एक सेव में 6 ग्राम की तो 90 ग्राम की हो जाएगी। तो कितना हो गया? 250 ग्राम। ये लो, इसका जस्ट उल्टा हो तो ऐसा हो जाता कि वो खराब सेव थी, जो नई सेव थी वो जो रखी गई वो 250 ग्राम की थी, इसलिए 6 ग्राम की कमी हो गई सभी में। तो ऐसा ये क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था। तो आप कर लोगे, कमी होगी तो आप क्या करोगे? घटाओगे खराब सेव के भार में से, और वृद्धि होगी तो खराब सेव के भार में जोड़ेंगे। यहाँ पे देखो वृद्धि हुई थी तो हमने खराब सेव के भार में जोड़ दिया। यदि कमी होती, यही मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है, यहाँ पे कमी होती तो हम इसको 90 ग्राम को इसमें से घटाते 250 में से, तो कितना होता? 160 होता क्या? 160 ग्राम आ जाता। ऐसा है, तो ये घट जाता। तो ये देख लेना, घटाने वाले में कमी वाले में घटाना आपको और वृद्धि वाले में जोड़ना, बस इतना ही करना है। यदि नई सेव का भार दे दे ताजा सेव का, तब कह रहा हूं ताजा सेव का भार पूछे तब। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है अपना, कह रहा है कि 10 छात्रों का औसत भार कुछ है 10 छात्रों का औसत भार। एक छात्र, जिनमें से एक छात्र के जाने पर, एक छात्र गया तथा उसकी जगह एक दूसरे छात्र के आने पर, यानी एक गया और एक आ गया, यानी छात्र तो उतने गए उतने ही 10 है। फिर भी कितने हैं? 10 ही छात्र है भी हमारे पास। एक गया और एक आ गया। जाने आने पर औसत भार में कितने ग्राम की? 600 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। कितने की? 600 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। यदि पुराने छात्र का भार 49 kg हो तो नए छात्र का भार क्या 8 kg है। अब देखो नए छात्र का भार क्या हो जाएगा? नए छात्र का भार, पुराने छात्र का भार, पुराने छात्र का भार वो सेम वाला ही है, सेम, प्लस वृद्धि हो रही है, इसका मतलब प्लस होगा। ठीक है। और यहाँ पे यदि नए छात्र का भार देता तो ये माइनस होता है, ये आपको सोचने की जरूरत है। पुराने छात्र का भार प्लस कुल वृद्धि, भार में वृद्धि, भार में वृद्धि, और वृद्धि कैसी? भार में होनी चाहिए, औसत में नहीं। औसत में तो यह बता रहा है। तो देखो क्या करना हमारे को, पुराने छात्र का भार कितना बता रहा है? 49 kg, प्लस भार में वृद्धि कितनी हो गई? देखो कितने हैं? 10 छात्र है, और पहले तो ये ले लो 600 तो ग्राम है, 600 ग्राम की वृद्धि हो रही है कितने छात्रों पर? 10 की। तो ये कितना हो गया? 49 kg प्लस 6000 ग्राम, और 6000 ग्राम क्या हो जाएगा? 6 किलोग्राम हो जाएगा। तो ये लो 49 kg प्लस 6 kg बराबर 55 kg। नए छात्र का भार कितना था? 55 kg था। ऐसा आपको
करना है। आसानी पूर्वक ये क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो देखो अब आगे का क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन क्या है, देखो एक समूह में 45 व्यक्तियों का औसत भार कितना है, 56 किग्रा है। यदि समूह में एक व्यक्ति और शामिल करने पर औसत भार अपरिवर्तित रहता है तो शामिल किए गए व्यक्ति का भार क्या होगा, वही होगा औसत भार है। अपरिवर्तित रहता है तो व्यक्ति यदि जाता है तो भी उतना ही भार रहता है, आता है तो भी उतना ही रहता है, तो औसत की भार के बराबर ही हो जाता है। तो क्या यहाँ पे क्या लिखोगे, जब समूह से जाने एक के जाने व या एक के आने पर औसत भार अपरिवर्तित रहता है तो जाने और आने वाला, जाने या आने वाला, तो जाने या आने वाले का भार क्या होगा, औसत भार के बराबर होगा। भार बराबर औसत भार, तो व्यक्ति का औसत भार कितना हो जाएगा, 56 किग्रा। ऐसा ही कह दे कि एक सेब में एक टोकरी में 500 सेब है, जिनमें से एक सेब के खराब हो जाने पर उसके औसत भार पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो जो खराब हुई उस सेब का भार कितना है, जितना उसका औसत भार था उन सेबों के औसत भार के बराबर ही होगा। जैसे मान लो टोकरी में बता दिया कि 275 सेबों वाली टोकरी का औसत भार, यानी प्रत्येक सेब का औसत भार कितना हो जाएगा, 75 ग्राम है, ऐसा मान लो। कितना है, 75 ग्राम है या 250 ग्राम, मान लो 250 ग्राम है। उनमें से एक सेब के खराब हो जाने पर बाकी सेबों का औसत भार 250 ग्राम रहता है, तो उस सेब का जो खराब हो गई उसका भार कितना है, 250 ग्राम ही होगा। या एक सेब के लेकर आने पर फिर भी 250 ही रहता है, नई सेब के रख देने पर तो भी उतना ही रहेगा। तो ये सभी के लिए बराबर है। यदि औसत भार में परिवर्तन नहीं होता तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको इस तरीके से करना, परिवर्तन नहीं होता तो औसत भार के बराबर ही हो जाता है। एक के जाने आने की बात है, दो के जाए आए तब तो हमारे को थोड़ा सोचना पड़ जाएगा, है ना। एक के जाने आने के लिए बात है। तो एक और करते हैं, एक क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन देखो, आपको घर से क्वेश्चन करके लाना है, वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज की क्लास में इतना ही जाता है। वो देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका कि 7 राशियों का औसत 64 है तथा 8 राशियों का औसत 49 है, तो सभी राशियों का औसत ज्ञात करो। क्या देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 7 राशियों का औसत 64 है, 8 राशियों का औसत 49 है, तो सभी राशियों का दो मिलाकर सभी का औसत हमें ज्ञात करना है। आज की क्लास में अपने इतना ही है, बाकी हम आगे की क्लास में करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कहीं पे कोई दिक्कत हुई हो तो हमारे हर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें क्या हमारा लिंक दिया गया होता है, उस लिंक पर जाकर आप क्लिक कीजिए, हमारे व्हाट्सएप से अटैच होगी, वहाँ पे अपनी समस्या छोड़िए जिससे आपको समाधान मिले। ओके भाई, टाटा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।